हाय ऑल। आज हम बात करेंगे हाल ही में रिलीज़ हुई नेटफ्लिक्स की न्यू सीरीज़ हेलबाउंड के बारे में। साउथ कोरियन की मूवी है ये और इसके अभी तक 5 से 6 एपिसोड आ चुके हैं सीजन 1 के। अगर मैं बात करूँ ऑडियंस के रिस्पांस की तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। तो आज के हम इस वीडियो में पहले 3 एपिसोड की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन को। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक आदमी किसी कैफ़े में बैठा हुआ है और वो काफ़ी ज़्यादा ही परेशान है और बार बार आसपास देख रहा होता है और साथ ही मोबाइल में टाइम को भी चेक कर रहा होता है। देखने में तो ऐसा लगता है कि जैसे ये आदमी किसी चीज़ से डर रहा हो और जैसे ही उसके मोबाइल में 1:20 होते हैं वो एकदम से अलर्ट हो जाता है और अपने आसपास देखता है। फिर कुछ सेकंड तक तो सब कुछ नॉर्मल रहता है, तभी एक ज़ोर से बूम की आवाज़ आती है जो काफ़ी तेज़ होती है। तभी कहीं से 3 मॉन्स्टर उस आदमी की तरफ भागते हुए आते हैं और ये मॉन्स्टर काफ़ी बड़े और काले रंग के होते हैं। इनको देखकर वो आदमी उस कैफ़े से भागने लगता है, बट कुछ दूर जाकर ये तीनों मॉन्स्टर इसको पकड़ लेते हैं और बड़ी बुरी तरीके से मारने लगते हैं। आदमी को पटक पटक कर मारने के कारण वो पूरी तरीके से जख्मी हो जाता है और बेहोश भी हो जाता है। अब उसकी ऐसी हालत हो जाती है कि वो हिल-डुल भी नहीं पा रहा था। तो फाइनली तीनों मॉन्स्टर अपने हाथ को उसकी बॉडी पर रखते हैं और वो आदमी अपने आप ही जलने लगता है और उसकी बॉडी पूरी तरीके से राख हो जाती है। फिर ये तीनों मॉन्स्टर वहाँ से भागते हैं और अचानक हवा में गायब हो जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है पुलिस हेडक्वार्टर, जहाँ पर डिटेक्टिव जिम अपनी पूरी टीम को इस केस के बारे में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। अब क्योंकि ये जो हुआ था वो दिन के समय हुआ था, लगभग 2 बजे, तो बहुत से लोगों ने अपने मोबाइल के कैमरा से इसको रिकॉर्ड कर लिया था, जिससे पुलिस के पास काफ़ी सारे सबूत थे इस पूरे मामले को एक्सेप्ट करने के लिए। तभी एक न्यू ग्रुप को भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम होता है न्यू ट्रुथ, जिसके चेयरमैन होते हैं जुंग जिनसू। और ये ग्रुप सन 2012 से ही एक्टिव थे और चेयरमैन जुंग काफ़ी टाइम पहले से ही इन सब चीज़ों को बता रहे थे मीडिया में कि ऐसा भी कुछ होने वाला है। और इससे पहले भी कुछ जगहों पर इसी तरह की घटना भी हुई थी, जिसकी रिकॉर्डिंग चेयरमैन जुंग ने पहले भी शेयर करी थी, बट लोगों ने उनकी बातों पर यकीन नहीं करा। कुछ ने फेक कहा, कुछ ने इनको नकार दिया। अब चेयरमैन जुंग बताते हैं कि गॉड अर्थ पर सभी पापियों को एक एक करके नर्क में भेज रहे हैं। तो अगर आपको अपनी ज़िंदगी सही तरीके से जीनी है तो आप जिए, वरना फिर आपको भी नर्क में भेज दिया जाएगा। आज जो घटना दिन में हुई थी उस कारण से चेयरमैन जुंग को काफ़ी ज़्यादा लोग फॉलो करने लगे थे और उनका जो ग्रुप न्यू ट्रुथ है उसकी भी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी थी। तभी हमें एक और ग्रुप के बारे में दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा वायलेंट होता है, एरोगेट्स। बेसिकली एरोगेट्स न्यू ट्रुथ को ही फॉलो करते थे, बट ये ग्रुप बहुत ज़्यादा वायलेंट था क्योंकि इसमें कम उम्र के बच्चे और कुछ गुंडे भी थे और ये खुद को गॉड ऑफ प्रोटेक्टर माना करते थे, बट एक्चुअली में ये लोग गुंडे ही थे। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव जिम अपने साथी एनपीओ के साथ आज दिन में जो घटना हुई थी उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसी जगह पर जा रहे होते हैं। तभी कार में एनपीओ डिटेक्टिव जिम को बताता है कि हेल के 3 मॉन्स्टर के आने से कुछ दिनों पहले एक एंजल उस आदमी के पास आकर मौत की डेट और टाइम बताता है और फिर उस दिन वो 3 मॉन्स्टर आते हैं और उस आदमी को नर्क में ले जाते हैं। ये सब बातें सुनने में तो बहुत अजीब थी, बट कहीं ना कहीं सच थी। तभी डिटेक्टिव जिम उस हुई घटना पर आते हैं और देखते हैं कि पास में ही न्यू ट्रुथ के चेयरमैन जुंग जिनसू कुछ लोगों को गॉड के बारे में बता रहे हैं, जिसमें चेयरमैन जुंग जिनसू बताते हैं कि हमें गॉड की बातें सुननी चाहिए। इसके बाद चेयरमैन कुछ वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो 3 मॉन्स्टर लोगों को मार रहे होते हैं। इसके बाद चेयरमैन जुंग जिनसू कहते हैं कि जितने भी लोग इस तरह मारे गए हैं वो सभी किसी ना किसी पाप के भागीदार थे। कोई मर्डर था, कोई रेपिस्ट था, कोई फ्रॉडी था, या फिर किसी ने किसी आदमी की ज़मीन छीनी थी। फिर चेयरमैन जुंगसू बताते हैं कि इन पापियों को पहले एक एंजल आकर उनको हेल में ले जाने का समय और डेट बताता है। फिर 3 मॉन्स्टर उस डेट और समय पर आकर उनको नर्क में ले जाते हैं और वहीं पर खड़े डिटेक्टिव जिम इन सब बातों को बकवास मान रहे होते हैं, बट उनका जो साथी एनपीओ था वो इन सारी बातों पर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा था। फिर चेयरमैन जुंग बताते हैं कि जब वो 20 साल के थे तो उन्होंने सुसाइड करने का सोचा था, लेकिन एक बार जब उन्होंने 3 मॉन्स्टर को एक आदमी को नर्क में भेजते हुए देखा तो वो इसको गॉड का आदेश मानने लगे। उसके बाद चेयरमैन वर्ल्ड के सभी देशों में घूम चुके थे जहां पर उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली, जिससे कि वो इस पहेली को सॉल्व कर सकें और गॉड के द्वारा दिए गए मैसेज को समझ सकें। साथ ही चेयरमैन ये भी बताते हैं कि मैंने ऐसे बहुत से केसेस पर स्टडी कर लिया है जहां पर 3 मॉन्स्टर आकर लोगों को मारते हैं,
बातों ही बातों में पता चलता है कि डिटेक्टिव जिम की वाइफ को किसी ड्रग डीलर ने मार दिया था। और जब उसको पुलिस ने पकड़ा था तो कोर्ट में पैसे भरकर वो 6 साल के बाद छूट भी गया था। और ये सब चेयरमैन पहले से ही जानते थे। वो डिटेक्टिव से पूछते हैं कि क्या ये सही हुआ था तुम्हारे वाइफ के साथ? जो किलर था वो तो छूट चुका है, फ्री घूम रहा है, बट तुम और तुम्हारी डॉटर अभी भी तुम्हारी वाइफ के पेन में जी रहे हैं। गॉड ऐसे ही लोगों को नर्क भेजना चाहता है और सज़ा देना चाहता है। और अब ये सभी लोगों को सही तरीके से जीने का एक सबक मिल गया है। अगर आप नहीं जियोगे तो फिर गॉड के आदेश के कारण आपको भी नर्क जाना पड़ेगा। साथ ही ये भी दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव जिम की बेटी भी अभी न्यू ट्रुथ की एक फॉलोवर बन चुकी है। वो चेयरमैन की मीटिंग अटेंड करने के लिए आई थी। फिर चेयरमैन जुंग अपना कार डिटेक्टिव जिम को देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि डिटेक्टिव जिम काफ़ी परेशान होते हैं क्योंकि उनकी बेटी ने न्यू ट्रुथ ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था, बट वो कुछ कर नहीं सकते थे। फिर सीन शिफ्ट होकर एक दूसरी फैमिली पर दिखाया जाता है, जिसमें उस फैमिली में एक सिंगल मदर पार्क होती है और उसके 2 बच्चे होते हैं। और जब वो अपने काम से घर वापस आती है तो उनके बच्चे उसको बर्थडे विश कर रहे होते हैं क्योंकि आज पार्क का जन्मदिन होता है। सभी लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और पार्क का छोटा बेटा इस पल को रिकॉर्ड कर रहा होता है कैमरे में। तभी एक एंजल आता है और एक भविष्यवाणी करता है कि आज से 5 दिन के बाद ठीक 3 बजे पार्क की डेथ हो जाएगी और उसको हेल भेज दिया जाएगा, यानी कि नर्क। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक जोकर फेस वाला आदमी जो एरोगेट का काफ़ी बड़ा फ़ैन था, वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था और कह रहा था कि गॉड हमें सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसकी ये सब बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि आदमी काफ़ी भड़का हुआ है और पापियों से काफ़ी ज़्यादा नफरत करता है, जो कि काफ़ी उल्टा सीधा बोल रहा था। साथ ही ये उन लोगों के खिलाफ भी बोल रहा था जो 3 मॉन्स्टर वाली बातों को गॉड का फैसला नहीं मान रहे थे। और एरोगेट भी उन्हीं लोगों को मार पीट रहे थे। जैसे कि एरोगेट्स ग्रुप में कम उम्र के बच्चे थे तो पुलिस भी उनको जेल में नहीं रख सकती थी। साथ ही कुछ पुलिस वाले भी डर रहे थे कि अगर ये गॉड का ही फैसला हुआ तो कहीं गॉड मुझे नर्क में ना भेज दे। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि सिंगल मदर पार्क पर, जो कि एक वकील से मिलने के लिए आई हुई होती है। एक्चुअली में पार्क के बेटे ने जब एंजल आकर मौत और डेट की टाइमिंग भविष्यवाणी कर रहा था तो उसकी वीडियो बना ली थी और वीडियो सेव कर दिया था। तो सबसे पहले उस वीडियो को लेकर पार्क चेयरमैन जुंग के पास जाती हैं और उन्हें बताती हैं। चेयरमैन जुंग पार्क को काफ़ी मोटी रकम ऑफर करते हैं अगर पार्क अपनी डेथ की लाइव रिकॉर्डिंग करने दे। और अगर ये भविष्यवाणी सही होती है तो 3 मॉन्स्टर आकर पार्क को मार देंगे और उसके बाद उसकी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी कौन देखेगा। बट अगर वो मर जाती है और इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेती है तो उस पैसों से उसके बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगे, साथ ही वो अपनी लाइफ अच्छी तरीके से जी भी पाएंगे। लेकिन अगर भविष्यवाणी गलत होती है तब भी वो जो पैसा है वो पार्क को मिल जाएगा। और इसी सब के लिए वो वकील से मिलने के लिए आई हुई होती है, जिससे कि वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट में इसको कन्वर्ट कर सके। वहाँ पर वकील के असिस्टेंट उसको ये सब करने के लिए मना कर देती है, बट एडवोकेट कहता है कि तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को हाँ कह दो, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ होता है तो तुम्हारी फैमिली को पैसे मिल जाएंगे जिससे वो अपनी लाइफ सही तरीके से जी पाएंगे। फिर एक मीटिंग रखी जाती है जिसमें एडवोकेट की टीम और डिटेक्टिव जिम अपने साथी एनपीओ के साथ पार्क के घर जाते हैं। इस मीटिंग में उस लाइव टेलीकास्टिंग के बारे में कुछ टर्म एंड कंडीशन रखे जाते हैं, जैसे कि पार्क और उसकी फैमिली की कोई भी डिटेल शेयर नहीं होगी, क्योंकि उससे पार्क की फैमिली को भी पापी समझा जा सकता है और उन पर अटैक भी हो सकता है। और लाइव टेलीकास्टिंग के लिए पास के एक घर को डिसाइड किया जाता है जहाँ पर पार्क को उस डेथ के टाइम पर वहाँ आना होगा, जिससे लोग इसको देख सकें। डील साइन हो जाती है और पार्क को उसके पैसे मिल जाते हैं। इस मीटिंग में चेयरमैन जुंग बार बार पार्क से उसके बारे में पूछ रहे होते हैं कि तुमने आखिर ऐसा कौन सा पाप करा था, बट इस बात पर जो पार्क होती है वो कुछ भी नहीं बताती बल्कि चुप रहती है। खैर चेयरमैन जुंग बिना नाम बताए उस डील के बारे में सबको बताते हैं मीडिया को, जिससे काफ़ी ज़्यादा डर फैल जाता है लोगों में। और एरोगेट्स का सपोर्टर जो लाइव स्ट्रीम वाला बंदा था वो उधर जैसे एक पागल हो जाता है और बार बार लोगों को भड़का रहा था और कहता है कि एक बार और हमारे सामने एक पापी है जिसकी मौत का फरमान आ गया है। यहाँ पर किसी को भी ये पता नहीं था कि कौन है वो, किसकी भविष्यवाणी हुई है, कौन मर रहा है।
तभी दिखाया जाता है कि जो डिटेक्टिव एनपीओ जो कि डिटेक्टिव जिम का साथी था, वो जो कि लाइव स्ट्रीमर वाले बंदे का काफ़ी बड़ा फॉलोवर था, तो वो अपने सिस्टम से उसको देख रहा होता है और सारी की सारी डिटेल्स की जो कि पार्क और उनके बच्चों की डिटेल्स वो चैट में लाइव स्ट्रीमर को बता देता है, क्योंकि डिटेक्टिव एनपीओ एरोगेट्स का बहुत बड़ा फॉलोवर था। साथ ही वो जो कि एरोगेट्स को भी फॉलो करता था। उधर लाइव स्ट्रीमर वाला बंदा पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और पार्क की फ़ोटो भी दिखा देता है सबको। मैक्सिमम लोग उस जो फ़ोटो है उससे पहचान लेते हैं और उसको ढूंढ के मारने के लिए निकल जाते हैं। एरोगेट्स ग्रुप के लोग पार्क और उसकी फैमिली को ढूंढने लगते हैं मारने के लिए, क्योंकि जो लाइव स्ट्रीमर था उसने सारी डिटेल्स बता दी कि ये पापी फैमिली है। फिर एडवोकेट की जो टीम थी वो बच्चों की सेफ्टी के लिए उनको कनाडा भेज देती है, और जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी लोग उनको घूर कर देख रहे थे, जिससे पता चलता है कि जो एरोगेट्स के काफ़ी फॉलोवर आम लोगों में भी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। फिर दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव जिम पार्क के पास जाते हैं मिलने के लिए, जिससे कि वो उसको एक सेफ्टी दे सकें। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि चेयरमैन जुंग डिटेक्टिव की बेटी के साथ हैं, और डिटेक्टिव की बेटी जुंग से कहती है कि वो खुद को अपनी मॉम की जो कि मौत का रिस्पॉन्सिबल मानती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब वो छोटी थी तब उसकी मॉम ने उसको ड्रेस दी थी जिसको डिलीवर करना था अपने डैड को, बट वो एक पपी के साथ रुक जाती है, उसको खिलाने लगती है और वो भूल जाती है, जिससे उसकी मॉम को उस ड्रेस को लेकर डिलीवर करने जाना पड़ता है। और उसी दौरान एक ड्रग डीलर ने रास्ते में उसकी मॉम को मार डाला। और ये सब बताकर डिटेक्टिव की बेटी कहती है कि उस दिन अगर मैं ड्रेस बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के डिलीवर कर पाती तो शायद मेरी मॉम आज मेरे साथ होती। ऐसे में चेयरमैन जुंग उसको समझाते हैं कि ये सब तुम्हारी गलती नहीं है, ये तो उस किलर की गलती है, हमें किसी को भी मारने का हक नहीं है, ये सब उस किलर की गलती है और उसको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। फिर चेयरमैन जुंग डिटेक्टिव की बेटी को अपने साथ कार में ले जाते हैं और उस किलर को ढूंढ लेते हैं, जो कि ड्रिंक करने के बाद काफ़ी ज़्यादा नशे में डूबा हुआ था। फिर चेयरमैन जुंग डिटेक्टिव की बेटी को उकसाते हैं कि तुम चाहो तो फ्री किलर को अच्छे से सज़ा दे सकती हो, जिस कारण से जो डिटेक्टिव की बेटी होती है वो उस किलर पर अटैक कर देती है और वो किलर काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है, जिससे वो बेहोश भी हो जाता है। दोनों उसको एक सेफ़ हाउस में लेकर जाते हैं, जहाँ पर उसको एक रूम में बंद कर कर उसको ज़िंदा जला देते हैं। जब वो किलर जल रहा होता है और मर रहा होता है तो डिटेक्टिव की बेटी अपनी मॉम को याद करके रो रही होती है और खुश भी होती है कि उसने उसकी मॉम के किलर को फाइनली आज मार दिया। फिर नेक्स्ट डे पुलिस को उस किलर की जली हुई बॉडी मिलती है, जिसको चेयरमैन जंग ने किसी प्राइवेट नंबर से पुलिस को मैसेज करा था। और ये न्यूज़ में भी दिखाया जाता है कि ड्रग डीलर मारा गया है। इस न्यूज़ को देखकर डिटेक्टिव जिम थोड़े से तो खुश होते हैं। फिर आज जैसे कि जो कि पार्क की डेथ की लाइव स्ट्रीम वाला भी दिन था, क्योंकि आज शाम को 3 बजे जो कि टेलीकास्ट किया जाना था। इन्हीं सब चीज़ों के लिए पुलिस अपने पुलिस स्टेशन पे कुछ तैयारी कर रही होती है। तभी एरोगेट्स के कुछ लोग पुलिस स्टेशन पर आते हैं और वहाँ पर अटैक कर देते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से पुलिस भगवान के काम में दखल अंदाजी कर रहे थे। और पुलिस इस हमले को शांत करती है, जिसमें बहुत सारे पुलिस वाले जख्मी भी होते हैं, जिसमें खुद डिटेक्टिव जिम भी काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं। इस घटना के बाद दिखाया जाता है कि पार्क की डेथ के लिए पूरा सेटअप तैयार हो चुका है और मीडिया वाले भी आ चुके हैं, जो कि पूरा कवर करने के लिए इस रिपोर्ट को। इसके साथ ही यहाँ पर बहुत सारे लोग पैदल भी आ चुके होते हैं। साथ ही कुछ वीआईपी लोगों ने ज़्यादा पैसे देकर आगे की सीटें बुक करी हुई थी और उन्होंने अपना चेहरा छिपा भी रखा था मास्क लगाकर। डिटेक्टिव जिम और उनकी टीम भी यहाँ पर अवेलेबल थी, ताकि वो इन सब चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर सके और हो सके तो उन मॉन्स्टर को पकड़ सके। सब कुछ सेट हो चुका था टाइम से पहले ही। अब 3 बज चुके थे और कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया था, जैसे कि वहाँ पर कोई है ही नहीं। तभी अचानक से एक लाउड बूम की आवाज़ आती है, जिसके बाद अचानक हवा में से ही 3 मॉन्स्टर वहाँ पर आते हैं, जो पार्क को काफ़ी बुरे तरीके से पीटते हैं, मारते हैं। ये सब देखकर पूरी दुनिया हिल चुकी थी और ये सब लाइव टेलीकास्ट भी किया जा रहा था चैनल्स पर। डिटेक्टिव जिन एक मॉन्स्टर पर गोली चला देते हैं, जिससे मॉन्स्टर डिटेक्टिव को धक्का दे देता है और वो बेहोश हो जाते हैं। फिर ये तीनों मॉन्स्टर पार्क को जलाकर हवा में ही गायब हो जाते हैं और ये सब पूरी दुनिया देख चुकी थी, जिससे लोग काफ़ी डर जाते हैं और वहाँ पर जो लोग प्रेजेंट थे वो घुटने टेक कर, जो कि गॉड का फरमान मानकर सर झुकाते हैं। बट एडवोकेट की टीम और पुलिस वाले घुटने नहीं टेकते और खड़े रहते हैं, और ये सब लाइव टेलीकास्ट में सब लोग देख रहे थे। फिर दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव जिम हॉस्पिटल में है और उनको होश आता है
और जब वो हॉस्पिटल से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि पूरी दुनिया यानी कि पूरा शहर जो है उनका वो एकदम सुनसान हो चुका है, जैसे कि यहाँ पर कोई रहता ही ना हो और ये घोस्ट टाउन हो। क्योंकि पिछले दिन की जो घटना हुई थी उस कारण से लोग काफ़ी डर चुके थे और अपने घर में ही छिपे बैठे थे, कोई भी बाहर नहीं निकल रहा था। ऐसे में एक न्यूज़ रिपोर्टर चेयरमैन जुंग के साथ वीडियो कॉल पर इंटरव्यू ले रही थी, जिसे लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था। और इस वीडियो कॉल में चेयरमैन जुंग लोगों से कहते हैं कि इससे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। नर्क सिर्फ उन्हें ही किया जा रहा है या उन्हें ही भेजा जा रहा है जो पापी हैं, और अगर आप अपनी लाइफ को ठीक तरीके से जीना शुरू कर देंगे तो शायद कुछ भी ना हो। डिटेक्टिव जिम भी ये सब देख रहे होते हैं, तो तभी वो देखते हैं कि जो चेयरमैन जुंग है उसके पीछे जो अलमारी है उसमें उनकी बेटी का जैकेट है, जिससे वो समझ जाते हैं कि लास्ट टाइम जो कि चेयरमैन जुंग के साथ ही उनकी बेटी थी। कुछ समय के बाद डिटेक्टिव को कुछ फाइल मिलती है उनकी मेल पर, जो कि वीडियो होती है, और उस वीडियो में दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव जिम की बेटी किलर को मार कर बेहोश कर रही है। और ये सब वीडियो चेयरमैन जुंग ने ही डिटेक्टिव को भेजी थी, जिससे कि वो उनको ब्लैकमेल कर सके। बट सवाल ये उठता है कि आखिर चेयरमैन जुंग किस बात के लिए ब्लैकमेल करना चाहते थे। इसके बारे में आगे पता चलेगा। इस इंटरव्यू के बाद न्यू ट्रुथ ग्रुप को करोड़ों लोग फॉलो करने लग जाते हैं और एरोगेट्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और अपने तरीके से लोगों को मारना पीटना शुरू कर देता है। और यहाँ बताया जाता है कि न्यू ट्रुथ एरोगेट्स ग्रुप से अलग है, बट न्यू ट्रुथ के कहने पर ही एरोगेट्स ग्रुप काम कर रहा होता है। और लाइव स्ट्रीमर वाला बंदा, उसको तो पूछे मत ना, वो काफ़ी ज़्यादा जोश में आ गया था। वो पब्लिक को पुलिस के बारे में, वकील की टीम के बारे में भड़काने लग जाता है, क्योंकि डिटेक्टिव जिम ने मॉन्स्टर पर फायर करा था और वकील की टीम ने घुटने नहीं टेके थे, जो कि उनको लगता है कि उन्होंने भगवान का इंसल्ट करा है। उसके कारण लाइव स्ट्रीमर कहता है कि लोग गॉड को इंसल्ट फील करा रहे हैं, इसलिए हमें इन लोगों को पनिश करना पड़ेगा, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा भड़क गए थे और इनको मारने के लिए ढूंढ रहे थे। फिर वकील ये डिसाइड करती है कि वो अपनी माँ के साथ इस देश को छोड़कर चली जाएगी। उसको अपनी पैकिंग करते हुए एक पार्सल मिलता है, जिसमें चेयरमैन जुंग के काफ़ी पुराने इंटरव्यू वाले न्यूज़पेपर को भेजा था किसी ने, जिसमें चेयरमैन जुंग बता रहे थे कि उनको भी एक एंजल ने उनकी डेथ और टाइमिंग को बताया था। और इस न्यूज़ में उसको इंटरव्यूअर का नाम भी पता चल जाता है। वकील अपनी बीमार माँ को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है, पर वहाँ पर जाकर देखती है कि सब कुछ टूटा फूटा पड़ा है। तभी एडवोकेट को उसके साथी का कॉल आता है, जो काफ़ी जख्मी था क्योंकि एरोगेट्स के ग्रुप ने उस पर हमला करा था। और एरोगेट के लोग अब बाकी टीम मेंबर को भी सर्च कर रहे होते हैं। और तभी कुछ लोग एडवोकेट को घेर लेते हैं और एडवोकेट और उसकी मॉम को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, जिससे वो दोनों ही काफ़ी जख्मी हो जाते हैं। उसके बाद फाइनली वो दोनों हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ पर भी लोग उनको पहचान लेते हैं कि ये वही दोनों हैं जो कोर्ट के आगे घुटने नहीं टेके थे, जिससे वहाँ पर उन दोनों को अच्छा इलाज नहीं मिल पाता, जिससे एडवोकेट की मॉम की डेथ हो जाती है। इन सब से एडवोकेट बहुत दुखी होती है और डिसाइड करती है कि वो चेयरमैन जुंग के बारे में ट्रुथ जानकर रहेगी। वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव जिम काफ़ी गुस्से में था, क्योंकि चेयरमैन जुंग उनको ब्लैकमेल कर रहा था, जिससे वो चेयरमैन की लोकेशन पर जाते हैं। बट बाहर न्यू ट्रुथ के कुछ फॉलोवर डिटेक्टिव को मारने लगते हैं। तभी उनके फ़ोन पर चेयरमैन जुंग की कॉल आ जाती है, जिससे डिटेक्टिव जुंग लोगों को अपना फ़ोन दिखाते हैं और लोग शांत हो जाते हैं। और चेयरमैन जुंग डिटेक्टिव को एक दूसरी लोकेशन पर मिलने के लिए बुलाते हैं। फिर डिटेक्टिव और चेयरमैन जुंग मिलते हैं और चेयरमैन जुंग खुद डिटेक्टिव को बताते हैं कि कुछ साल पहले मुझे भी एंजल से भविष्यवाणी मिली थी, जिसमें मेरी डेथ आज है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे रिवील होती है कि चेयरमैन ने आज तक कोई भी पाप नहीं किया था। तो इसका सीधा मतलब है कि किसी के पाप या पुण्य के हिसाब से किसी को भी नर्क नहीं भेजा जा रहा था, बल्कि ये एकदम रैंडम है। जब से चेयरमैन को एंजल से अपनी मौत की डेट का पता चला था, तब से वो इस पर काफ़ी काम करने लगा और इसके बारे में रिसर्च भी करने लगा। और अपनी मौत के डर से उन्होंने इन सब चीज़ों में काफ़ी बारीकी से रिसर्च की, जिसमें चेयरमैन जुंग ने डिसाइड करा कि हेल बाउंड को अगर ये कहा जाए कि सिर्फ पापी लोगों को ही ऐसी पनिशमेंट मिलेगी, तो वर्ल्ड में लोग अपनी लाइफ सही तरीके से स्टे करने लगेंगे। लेकिन अगर इस बात का सच सबको पता चल जाएगा, तो जैसे चेयरमैन जुंग ने अपने 20 साल बिताए डर के कारण, बाकी लोगों को भी इसी डर का सामना करना पड़ेगा और लोग अपनी लाइफ को सही तरीके से जी नहीं पाएंगे। इसीलिए चेयरमैन जुंग ने डिटेक्टिव जिम को
ब्लैकमेल करा, जिससे चेयरमैन जुंग की डेथ के बाद डिटेक्टिव उसकी बॉडी को साफ कर दे और किसी को कुछ भी पता ना चले। और अगर डिटेक्टिव ऐसा नहीं करता है तो न्यू ट्रुथ के लोग डिटेक्टिव की बेटी की वीडियो लीक कर देंगे जिसमें उसने किलर को मारा था। तो फाइनली अपनी बेटी को बचाने के लिए डिटेक्टिव मान जाता है। तभी कुछ टाइम के बाद चेयरमैन जुंग की डेथ का टाइम आ जाता है, जिसमें हम एक लाउड बूम सुनते हैं, जिसमें फिर से 3 मॉन्स्टर आते हैं और काफ़ी बुरी तरह से चेयरमैन जुंग को मारते हैं और जलाकर वापस चले जाते हैं। फिर डिटेक्टिव जिम इस बात को छुपा लेता है और फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि वकील चेयरमैन जुंग के बारे में जानने के लिए उस इंटरव्यू लेने वाले के पास जाती है, जिसका नाम होता है पास्टर। पास्टर वकील को एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें चेयरमैन जुंग खुद कबूल करते हैं कि उसको कुछ समय पहले एंजल की तरफ से उसकी मौत की भविष्यवाणी मिली थी। फिर एडवोकेट पास्टर से इस टेप की कॉपी मांगती है, बट पास्टर कॉपी देने की बजाय इसको परमानेंट डिलीट कर देता है। और हमें पता चलता है कि कुछ दिनों पहले ही पास्टर ने चेयरमैन जुंग से हाथ मिला लिया था, जिसमें यह सौदा हुआ था कि जुंग के बाद पास्टर चेयरमैन बनेगा न्यू ट्रुथ ग्रुप का। और अब जो कि जुंग नहीं रहा तो पास्टर खुद को ऑफिशियली चेयरमैन अनाउंस कर देता है और कहता है कि मैं इस ग्रुप को वर्ल्ड का सबसे बड़ा धर्म बनाना चाहता हूँ। इसके बाद पास्टर एरोगेट्स के कुछ लोगों को बुला लेता है और वकील को जख्मी करके फेंकवा देता है और पास्टर न्यू ट्रुथ का चेयरमैन बन जाता है। और जैसे कि हम व्यूअर्स को पहले से ही पता है कि न्यू ट्रुथ एक फेक है, क्योंकि हेल बाउंड की भविष्यवाणी किसी को भी कभी भी मिल सकती है। ज़रूरी नहीं कि आपने पाप करा हो या पुण्य। तो स्टार्टिंग के 3 एपिसोड की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अब इसके अगले एपिसोड की कहानी में दिखाया जाएगा, जिसमें कि 4 साल बाद की कहानी है, जिसमें न्यू ट्रुथ काफ़ी बड़ा ग्रुप बन चुका है और उसका चेयरमैन पास्टर जो अपने मन के हिसाब से ही काम करता है।